सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, याद में इसे रख लेना है। अगला प्रश्न है नैनीताल झील कहाँ स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैनीताल झील स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। नैनीताल झील जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है गिर वन किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य में। गिर वन जो है वो गुजरात राज्य में स्थित वन है। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब है रूस है। एशिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में रूस। अगला प्रश्न है नील नदी का संगम कहाँ होता है। तो नील नदी जो है वो गिरती है भूमध्य सागर में। नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंजल फॉल्स। सबसे बड़ा जो जलप्रपात है जो कि है एंजल फॉल्स। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो वो है रिएक्टर स्केल से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता जो है वो रिएक्टर स्केल से मापते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है। तो वो है डेनमार्क के अधीन। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क देश के अधीन आता है। अगला प्रश्न है कौन सा देश मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे देश। नॉर्वे देश जो है वो मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहलाता है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है दिए गए ऑप्शन में से। तो वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है। तो गोदावरी नदी जो है वो इस तरह से महाराष्ट्र में उत्पन्न होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है उलर झील कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। उलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य में स्थित है। सांभर झील जो है वो राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न है कामयानी के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कामयानी पुस्तक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो है मैंग्रोव वन के लिए। सुंदरबन जो है वो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कौन सा शहर गुलाबी नगर कहलाता है। तो है जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं, नहीं पिंक सिटी कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी झील कश्मीर का मोती कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डल झील। डल झील को कश्मीर का मोती कहते हैं। अगला प्रश्न है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो वह है मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया देश में। तो ये है मंगोलिया देश जहाँ गोबी मरुस्थल स्थित है। अगला प्रश्न है जोसेफ एंटम किसकी आत्मकथा है। तो वो है सलमान रुश्दी की। जोसेफ एंटम जो है वो सलमान रुश्दी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है डल झील किस शहर में स्थित है। तो वो है श्रीनगर में। डल झील स्थित है श्रीनगर में। अगला प्रश्न है आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे है। तो वह राष्ट्रपति को होता है। आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार है वो होता है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है। तो वो है चेतन भगत। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक है चेतन भगत, याद में रख लेना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी को तमिलनाडु की गंगा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है कावेरी नदी को तमिलनाडु की गंगा कहते हैं। तो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक राज्य से होते हुए तमिलनाडु से होते हुए फिर वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि ये
कावेरी नदी जो है वो तमिलनाडु राज्य के लिए वरदान मानी जाती है, इसलिए इसे तमिलनाडु का गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है गोदान किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है गोदान। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की गति की दिशा क्या है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम से पूर्व की तरफ है। पृथ्वी की गति की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व है। अगला प्रश्न है राग दरबारी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है श्रीलाल शुक्ल है। राग दरबारी के लेखक है श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पुस्तक लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न है हेरोइन एंड द सी ऑफ स्टोरीज किसने लिखी है? तो सही जवाब है सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है मणिपुर राज्य में। लोकटक झील स्थित है मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो राइट जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो झील का नाम है चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंची झील का नाम है चोलामू झील। अगला प्रश्न है आपातकाल लागू करने की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 6 महीने की। आपातकाल लागू करने की जो अवधि है वो 6 महीने की होती है। अगला प्रश्न है आनंद मठ के लेखक कौन है? तो वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न शेरपा तेंजिंग किस खेल से संबंधित है? तो वो है पर्वतारोहण से। शेरपा तेंजिंग जो है वो पर्वतारोहण से संबंधित है। अगला प्रश्न है पुलिकट झील किन 2 राज्यों के बीच में स्थित है? तो वह है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है बल्लेबाजी की दीवार किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राहुल द्रविड़ को कहते हैं बल्लेबाजी की दीवार। राहुल द्रविड़ द वॉल, जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। चुनाव आयोग जो है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 20-20 मिनट की होती है। 20 मिनट का पहला हाफ होता है और 20 मिनट का फिर दूसरा हाफ होता है कबड्डी के मैच में। अगला प्रश्न है कि भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था 1987 में हुआ था भारत में पहली बार क्रिकेट आयोजित। अगला प्रश्न है स्प्रिंट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है दौड़ से। स्प्रिंट शब्द जो है वो दौड़ से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है फाल्कन किक किस खेल की तकनीक है? तो वो है ताइक्वांडो की। फाल्कन किक जो है वो ताइक्वांडो खेल की तकनीक है। अगला प्रश्न है क्रिकेट में भारत का पहला टेस्ट कैप्टन कौन था? तो वो थे C.K. नायडू। C.K. नायडू थे क्रिकेट में भारत के पहले टेस्ट कैप्टन। अगला प्रश्न है BCCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है मुंबई में। BCCI का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला प्रश्न है क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे सचिन तेंदुलकर। पहला दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है चेस खेल में कुल कितने मोहरे होते हैं? तो वो होते हैं 32 मोहरे होते हैं चेस के खेल में। अगला प्रश्न है ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? तो वह खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक। अगला प्रश्न है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है संशोधन के साथ में? तो वो है 448 अनुच्छेद है संविधान में। अगला प्रश्न है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संरक्षण का प्रावधान किस भाग में है? तो वह है भाग 6 में। याद में रख लेना है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों का जो संरक्षण है वो है भाग 6 में। अगला प्रश्न भाग 6 नहीं सॉरी, यह है भाग 16 में। याद रखना है भाग 16 है।
अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ क्या है? तो वह है भाईचारा। संविधान में बंधुता का अर्थ होता है भाईचारा। अगला प्रश्न है राज्यसभा को किस प्रकार का सदन कहा जाता है? तो उसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है भूमि सुधार से। संविधान की जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न लोनार झील किस कारण बनी है? तो लोनार झील जो है वो उल्कापिंड के टकराव की वजह से बनी है। लोनार झील जो है वो उल्कापिंड के टकराव की वजह से बनी हुई झील है। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन आयुक्तों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 3। भारत में निर्वाचन आयुक्तों की जो संख्या है वो 3 होती है। अगला प्रश्न है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अंगीकृत प्रदान किया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है कौन सी धातु का उपयोग तापमापी में किया जाता है? तो वो धातु है पारा। पारा धातु का जो उपयोग है वो तापमापी में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु का उपयोग रॉकेट ईंधन में होता है? तो वो है एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग होता है रॉकेट ईंधन में। अगला प्रश्न है तमाशा किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य का। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि दुमहल नृत्य किस जनजाति का है? तो वो है वटाल जनजाति, जो कि कश्मीर में रहती है वटाल जनजाति, वहाँ का नृत्य है दुमहल नृत्य। अगला प्रश्न है कौन सी झील जम्मू कश्मीर में है? तो दिए गए ऑप्शन में से डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित झील है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाली नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य का है। थाली नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य में किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है गरबा नृत्य किस त्यौहार पर होता है? तो वो होता है नवरात्रि के समय। गरबा जिसे डांडिया भी कहते हैं वो नवरात्रि में किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न है हुड़का नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है उत्तराखंड राज्य से। हुड़का नृत्य जो है वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है? तो सही जवाब है करकट्टम। दिए गए ऑप्शन में से तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो है करकट्टम। अब अगला प्रश्न है कौन सी धातु जंग नहीं लगाती है? तो वो है सोना। गोल्ड धातु जो है वो जंग नहीं लगाती है। अगला प्रश्न है राउ नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ में किया जाता है राउ नृत्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राउ नृत्य है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है कि मारगम नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो है भरतनाट्यम का। मारगम नृत्य जो है वो भरतनाट्यम का रूप है। अगला प्रश्न है कि गोटीपुआ नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा राज्य का है। गोटीपुआ नृत्य जो है वो ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है गोपी कथा किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? तो वो है कथकली से। गोपी कथा जो है वो कथकली से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो वो धातु है पारा धातु, जो कि लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में होती है, और ये यहाँ पर होती है ये पारा धातु स्थित थर्मामीटर में। इसे थर्मामीटर कहते हैं जिसे हम तापमान मापते हैं। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 5 वर्ष का होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु चुंबकीय होती है? कौन सी धातु जो है वो चुंबकीय होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन में दिए गए लोहा धातु जो है वो चुंबकीय होती है। लोहा धातु जो है वो चुंबकीय होती है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु स्फटिक रूप में नहीं मिलती है? तो वो है पारा धातु जो है वो स्फटिक रूप में नहीं मिलती है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु नीली ज्वाला से निकलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो धातु है तांबा। तांबा धातु जो है वो
नीली ज्वाला से जलती है, याद में रख लेना है, तांबा धातु जो है वो नीली ज्वाला से जलती है। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य किस विषय पर आधारित है? तो वो विषय है महाभारत और रामायण। कथकली नृत्य जो है वो महाभारत और रामायण पर आधारित है। अगला प्रश्न है राज्यसभा में सदस्यों की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो वो होती है 6 वर्षों की। राज्यसभा में सदस्यों की जो अवधि है वो 6 वर्षों की होती है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा Cu। तांबे का जो रासायनिक प्रतीक है उसे Cu कहते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऊष्मा चालकता। धातु का सबसे प्रमुख गुण होता है ऊष्मा चालकता। अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम का उपयोग किस उद्योग में अधिक होता है? तो वो वायुयान में अधिक होता है। एल्यूमिनियम का उपयोग जो है वो वायुयान बनाने में अधिक होता है। नेक्स्ट है कि किस धातु की परत चांदी पर लगाई जाती है ताकि वह काली न पड़े? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोडियम धातु। रोडियम धातु की जो परत है वो चांदी पर लगाई जाती है ताकि वह काली न पड़े। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु चमकदार होती है पर मुलायम भी? तो सही जवाब है चांदी धातु जो है वो चमकदार होती है और मुलायम भी होती है। अगला प्रश्न है जस्ता का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? तो वो है गैल्वनाइजिंग में होता है। जस्ता का जो प्रयोग है वो गैल्वनाइजिंग में किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु का उपयोग विद्युत मोटर में होता है? तो तांबा धातु है जिसका उपयोग जो है वो विद्युत मोटर में होता है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु क्षारीय धातु है? तो इसका सही जवाब है पोटेशियम। पोटेशियम धातु जो है वो क्षारीय धातु है। अगला प्रश्न है चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो वह है खारे पानी की झील है। चिल्का झील जो है वो खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु हरी परत बनाती है? तो वो धातु है तांबा धातु। तांबा धातु जो है वो हरी परत बनाती है। अगला प्रश्न है ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वो है अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ओलंपिक में भारत का जो पहला स्वर्ण पदक है वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक धातु कौन सी है? तो वो है आयोडीन। थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन जो है वो आवश्यक धातु है। अगला प्रश्न है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है सूर्य प्रकाश, अंडा और दूध। ये तीनों है विटामिन डी का मुख्य स्रोत। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी है विटामिन डी का मुख्य स्रोत। अगला प्रश्न है कौन सी धातु सल्फर के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो अब सही जवाब है लोहा। लोहा धातु जो है वो सल्फर के साथ में आसानी से अभिक्रिया करती है दिए गए ऑप्शन में। अगला प्रश्न है विटामिन B12 की खोज किसने की? तो है होचकिन नामक वैज्ञानिक ने की थी विटामिन B12 की खोज। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन शरीर में वसा के अवशोषण में मदद करता है? तो वो विटामिन डी भी है, के भी है और ई भी है। ये तीनों विटामिन जो है वो वसा में अवशोषण में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कि ये सभी। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन शरीर में ऊर्जा निर्माण में सहायक है? तो वो है विटामिन बी समूह। विटामिन बी में जितने भी आते हैं वो सभी विटामिन ऊर्जा में शरीर में ऊर्जा निर्माण में सहायक है। अगला प्रश्न है विटामिन सी की अधिकता से क्या होता है? तो वो दस्त और जलन होता है। अगर विटामिन सी की अधिक मात्रा हो गई हमारे बॉडी में तो उससे दस्त और जलन की शिकायत होती है। अब अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रिकेट्स नामक रोग। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होते हैं जिसमें इस तरह से जो है वो हड्डियाँ हो जाते हैं। ये पैर की हड्डी है या तो आपस में सिकुड़ जाएंगी या तो फिर दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से होते हैं विटामिन डी की कमी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B1 किस प्रकार का विटामिन है? तो इसका सही जवाब है जल में घुलनशील है। विटामिन B1 जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। अब अगला प्रश्न है कि विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? तो ये है वसा में घुलनशील। विटामिन डी जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु का उपयोग कृत्रिम दांत बनाने में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है टाइटेनियम।
टाइटेनियम धातु का जो उपयोग है वो कृत्रिम दांत बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है पित्त का रंग कैसा होता है? तो वो है पीला और हरा। पित्त का जो रंग है वो पीला हरा होता है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु मानव शरीर में पाई जाती है और रक्त से संबंधित है? तो वो धातु है लोहा धातु, जो कि मानव शरीर के रक्त में पाई जाती है। इसी वजह से रक्त का जो रंग है वो लाल कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो वो है ऑक्सीजन गैस जो है वो श्वसन क्रिया में अंदर ली जाती है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो एक प्रोटीन है। इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट, जतरा नृत्य किस राज्य का है? तो सही जवाब है पश्चिम बंगाल का। जतरा नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल का नृत्य है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन एंटी स्ट्रेस कहलाता है? तो वह है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो एंटी स्ट्रेस विटामिन कहलाता है। अब अगला प्रश्न है कि गिद्दा किसका प्रमुख लोक नृत्य है? तो वो है पंजाब राज्य का, जिसमें महिलाएं ही नृत्य करती है। गिद्दा नृत्य की एक विशेषता है कि इसे केवल महिलाएं ही करती है। अगला प्रश्न है गिद्दा नृत्य विशेष रूप से कौन करती है? तो वो महिलाएं ही करती है विशेष रूप से गिद्दा नृत्य को परफॉर्म। अगला प्रश्न है भवाई नृत्य में महिलाएं सिर पर कितने घड़े रखकर नृत्य करती है? तो वो है 7 से 9 घड़े रखकर। भवाई नृत्य में महिलाएं जो है वो सिर पर 7 से 9 घड़े रखकर नृत्य करती है। अगला प्रश्न है कथकली में मुख्य रूप से किसे प्रदर्शित किया जाता है? तो वो पौराणिक कथाएं को प्रदर्शित किया जाता है कथकली नृत्य में। अब अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का कीकरी नृत्य किस अवसर पर होता है? तो वो होता है विवाह के अवसर पर। हिमाचल प्रदेश का जो कीकरी नृत्य है वो है विवाह के अवसर पर होने वाला नृत्य। अगला प्रश्न है कि जलीकट्टू नृत्य किस राज्य का है? तो वो है तमिलनाडु का। जलीकट्टू नृत्य जो है वो तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि खोरिया नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? खोरिया नृत्य जो है वो किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोरकू जनजाति से। खोरिया नृत्य जो है वो कोरकू जनजाति से जुड़ा हुआ है, याद में से रख लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो है कर्नाटक राज्य का। यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डांडिया किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा नवरात्रि के समय किया जाता है। डांडिया नृत्य है नवरात्रि के समय। अगला प्रश्न है कि आरबीसी किस अंग में टूटते हैं? तो टूटते हैं प्लीहा में। आरबीसी जो है वो प्लीहा में टूटते हैं। अगला प्रश्न है रक्त में कौन सी धातु रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है? तो वो जिंक धातु है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग रक्त में अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है? तो वो है गुर्दा। गुर्दा जो अंग है वो रक्त में अतिरिक्त जल को बाहर निकालने का काम करता है। अगला प्रश्न है गरबा नृत्य किस देवी की पूजा से जुड़ा हुआ है? तो वह है देवी दुर्गा की पूजा से जुड़ा हुआ है गरबा नृत्य। अगला प्रश्न है गर्भावस्था में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो वह है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न है त्वचा का कौन सा भाग रंग प्रदान करता है? तो है मेलेनिन। त्वचा का जो मेलेनिन भाग है वो रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आँख में रेटिना का कार्य क्या है? तो उसका कार्य है चित्र बनाना। आँख में रेटिना का कार्य होता है चित्र बनाना। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा रक्तवाहक अंग कौन सा है? तो वो है हृदय। मानव शरीर का सबसे बड़ा रक्तवाहक अंग जो है वो होता है हृदय। अब अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो वो विटामिन का नाम है विटामिन सी की वजह से स्कर्वी नामक रोग होता है, जो कि इस तरह से मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है विटामिन सी की कमी की वजह से। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो वो होती है गले में। थायराइड ग्रंथि का जो स्थान है वो होता है गले में। तो इस तरह से यहाँ पर ये होती है थायराइड ग्रंथि।
अगला प्रश्न है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है गंडमाला रोग। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से गंडमाला रोग होता है, जो कि इस तरह से उसके लक्षण दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है किस धातु का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? तो इसका सही जवाब है कि चांदी धातु का उपयोग हम फोटोग्राफी में करते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है स्टेपीज हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज हड्डी, जो कि ये वाली होती है। अगला प्रश्न है आरबीसी को ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो सही जवाब है ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है। आरबीसी को ऊर्जा जो है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से मिलती है। अगला प्रश्न है आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो वो है आइरिस। आँख का जो आइरिस भाग है वो प्रकाश को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कौन सा अंग रक्त में यूरिया का स्तर नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब है गुर्दा। गुर्दा जो है वो यूरिया के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो वो होता है 55%। रक्त में प्लाज्मा का जो प्रतिशत है वो है 55%। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी यौन संपर्क से फैलती है? तो है एड्स की बीमारी, जो कि यौन संपर्क से फैलती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी रक्त की कमी से होती है? तो वो होती है एनीमिया। एनीमिया नामक जो बीमारी है वो रक्त की कमी की वजह से होती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी गले के में सूजन से होती है? तो वो होती है टॉन्सिलाइटिस नामक जो बीमारी है वो गले में सूजन से होती है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 5 जून को हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 7 अप्रैल के दिन हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कैंसर का मुख्य कारण क्या है? तो वो है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। कैंसर का मुख्य कारण होता है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 22 अप्रैल को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 11 जुलाई को हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 सितंबर को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी आँखों की रोशनी पर प्रभाव डालती है? तो वो डालती है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो बीमारी है वो आँखों की रोशनी पर प्रभाव डालती है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोलियो। पोलियो का जो रोग है वो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को। अगला प्रश्न है कि ब्लैक फंगस बीमारी का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं ब्लैक फंगस को। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी लेप्टोस्पाइरिया बैक्टीरिया से होती है? तो वो होती है लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस से होती है लेप्टोस्पाइरिया बीमारी। अब कौन सी बीमारी मस्तिष्क की सूजन से जुड़ी है? तो वो है एंसोफलाइटिस नामक जो बीमारी है वो मस्तिष्क के सूजन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है काली खांसी का कारण क्या है? तो उसका कारण है बैक्टीरिया। काली खांसी का कारण होता है बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 1 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि धनराज पिल्लै किस खेल से जुड़े हैं? तो वो है हॉकी के खेल से। धनराज पिल्लै जो है वो हॉकी के खेल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी रक्त के कैंसर से जुड़ी हुई है? तो इसका सही जवाब है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो बीमारी है वो रक्त के कैंसर से जुड़ी है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी रक्त की कमी से होती है? तो है एनीमिया नामक जो बीमारी है वो रक्त की कमी से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है कि रिंगवर्म किस प्रकार का संक्रमण है? तो वो फंगल है।
रिंगवर्म जो है वो एक प्रकार का फंगल संक्रमण है। अगला प्रश्न है डिप्थीरिया किससे होता है, तो वो होता है बैक्टीरिया से। डिप्थीरिया नामक जो बीमारी है वो होता है बैक्टीरिया से, इस तरह से। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।